नमस्कार। बुक शेल्फ के इस ख़ास एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के इस एपिसोड में हम जिस किताब की चर्चा करने जा रहे हैं वो है जाने माने कवि लक्ष्मी शंकर वाजपेयी की ताज़ा किताब अभी आई है, कवि के मन से। इस किताब के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे और पूरा जो रचनाक्रम है लक्ष्मी शंकर वाजपेयी का, उस बारे में भी चर्चा करेंगे। और जो इनकी पहली किताब आई थी खुशबू तो बचा ली जाए, और उसके बाद जो जगाते हैं, और उसके बाद तीसरी अभी हाल में एक और किताब आई अश्कों से लफ्ज़ों तक। ये गज़ल संग्रह है लक्ष्मी शंकर वाजपेयी का। तमाम विधाओं में लक्ष्मी शंकर वाजपेयी लिखते रहे हैं और फ़िलहाल हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आपका वाजपेयी। बहुत बहुत आभार आपका। जी जी जी। तो ये जो कवि के मन से अभी ताज़ा संग्रह आया है जी, इसमें मैं देख रहा था कि आपकी जो कविताएं हैं वो 61 कविताएं आपने इसमें शामिल की हैं, जिसमें कई जैसे गज़लों का काफ़ी लंबा संग्रह है, इसके अलावा कविताएं बहुत सारी हैं। मैं इसको पलट रहा था तो इसमें मैंने देखा कि तमाम मूड की कविताएं हैं इसमें। जी जी। संवेदना तो खैर आपकी कविताओं में होती है, लेकिन इसके अलावा जैसे छोटी छोटी चीज़, जैसे भीड़ पे आपने लिखा, टीस पर लिखा, प्रार्थना, चिंता, ये तमाम कविताएं आपने लिखी। जी जी। क्या आपके हिसाब से जो इस कवि के मन से संग्रह में जो ख़ास कविताएं हैं वो आपके हिसाब से क्या क्या हैं? देखिए, एक्चुअली क्या है, ये जो श्रृंखला है कवि के मन से, जी। तो उसमें बहुत से और भी कवि हैं। डॉक्टर रामदास मिश्र से शुरुआत, पहला शायद उन पर ही था। तो इसमें यह था कि काव्य यात्रा मतलब जो है, तो इसमें मुख्य रूप से तो छंदमुक्त कविताएं हैं। अब चूंकि उन्होंने कहा नहीं आप ले सकते हो इसमें, तो चूंकि आप लिखते हो, और तो फिर गज़लें भी मैंने कुछ गज़लें भी इसमें ले ली हैं, मतलब कितनी 12-13 जो भी हैं। जी जी। अच्छा, हायकू उसमें हैं कोई जो भी है। और एक मेरी कविता थी, वो एक फिल्म के लिए, शॉर्ट फिल्म के लिए वो किसी ने लिखवाई थी। तो मुझे लगा कि वो किसी संग्रह में आनी नहीं है। देखिए सीधी सी बात है, वो नदी को गुनगुनाए तो कविता, तो वो फिर मैंने इसमें इसी में रख दी मैंने उसको। और चाहते तो इसमें उस तरह करते तो दोहे वगैरह रख, पर वो नहीं था कि खास फिर बहुत ज़्यादा वो हो जाता। तो इसमें मुख्य रूप से तो कविताएं हैं, और जैसे वे लोग कविता इसमें एक है। जी जी जी। अब देखिए, मैं गज़ल वाला हूँ मूलतः, लेकिन वही मैं कहता हूँ कि नहीं, जो है कि एक पहले बड़ी दूरियां थी। मतलब जैसे वो जो गीत गज़ल लिखने वाले, जो छंदबद्ध लिखने वाले, तो उनको नई कविता वालों को लगता था नहीं, मतलब एक हो ही गया कि जैसे वो कोई दूसरे नंबर की कविता हो गई, मुख्य धारा की कविता छंद मुक्त कविता है। और जब नई कविता आई थी तो इतना, मतलब आप सोचिए कि कितना वो मचा था, मतलब हलचल मची थी कि भाई ये कोई कविता है, अरे क्या है इसमें, ना तुक है, ना कोई छंद है, ना कोई ये है, ना वो वगैरह वगैरह। बड़ा विवाद हुआ। लेकिन वो लेकिन तो मेरा हमेशा ये रहा कि भाई, आकाशवाणी पे भी मैं एक कार्यक्रम करता था, वो कविता के 7 रंग। तो दोनों विधाओं, दोनों तरह के लोग आते थे, एक दूसरे को समझते थे। और मैंने तो लाल किले से भी छंद मुक्त कविताएं सुनाई, और बड़े से बड़े कवि सम्मेलनों में सुनाई। जी जी जी। तो मेरा यही मानना कि कविता कविता है। हो सकता है आप उसको गज़ल लिखें, उसमें कविता ना हो, मतलब ठीक है, गज़ल का मीटर का आपने निर्वाह कर दिया, कविता एक बिल्कुल अलग चीज़ है। बिल्कुल, इस संग्रह वो में शब्दों से परे होती है, सच्ची बात ये है। तो इसमें जो है ना, जैसे एक वे लोग कविता है, अब वो किसने कब रिकॉर्ड किया, कहाँ उसको क्या किया, बहरहाल लोग बताते हैं कि उसके पता नहीं 50-60 लाख व्यूज़ हो गए, और इतनी 2000 रीलें बन गई। तो और मेरे पास भी कोई वीडियो एक आता रहता। तो इसमें एक वे लोग कविता है, और इस तरह से एक गौरवान्वित शब्द एक कविता है, एक नहीं बरसा पानी, कुछ ऐसी कविताएं जो खास है। बयान एक कविता है। ये उत्तराखंड की जो त्रासदी हुई थी, उस पर मैंने कोई एक श्रृंखला लिखी थी, 8-10 कविताएं थी। तो उसमें से एक बयान कविता है, कैसे मैं तो पहाड़ पे रहा भी हूँ, कि हम कह देते हैं कि भाई ये क्या, मतलब नेचुरल डिसास्टर। मैं मानता हूँ कि नेचुरल डिसास्टर नहीं होता, ये मैन मेड डिसास्टर है। ये मनुष्य ने अपने जो है हवस में जो है पहाड़ों को, नदियों को, समुद्र को, यहाँ तक कि अंतरिक्ष को भी नहीं बख्शा है। और जो प्रदूषण, तो वो उस पर एक कविता है। इस तरह ये मैंने कविता देखा बयान। तुम्हें पूरा अधिकार है कि इतने विनाश के बाद तुम मुझे कोसो, अब शब्द कहो,
पर माँ की जगह हत्यारिणी जैसी उपाधियों से विभूषित कर दो, किंतु मैं प्रकृति हूँ, कोई जादूगरनी नहीं, सर्वशक्तिमान भी नहीं। जाहिर सी बात है कि ये जो बयान है वो ओवरऑल जो पर्यावरण का जो विनाश हो रहा है उसको लेकर के आपने बहुत अच्छी कविता लिखी है। और वाजपेयी जी, मैं इस कविता के अलावा इसमें और भी जो व्यवस्था पर चोट करने वाली कविताएं हैं, क्योंकि रिश्तों पर बहुत सारी कविताएं लिखी गई, और भी जो सामाजिक विसंगतियां हैं उस पर भी बहुत लिखी गई। जी। लेकिन जहाँ तक राजनीति का सवाल है, जिसने पूरी की पूरी सामाजिक व्यवस्था को चौपट कर दिया है, वैसे अगर देखें तो इस पे भी आपने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। जी बिल्कुल। तो इस संग्रह में इस तरह की आपके हिसाब से कौन कौन सी ऐसी कविता? इसमें है ना, जैसे गज़लें कुछ मैंने ली हैं जी। अब वो जो पहली उसमें गज़ल है, वो दर्द वो बदहाली के मंजर नहीं बदले, बस्ती में अंधेरों से भरे घर नहीं बदले, वो पार्लियामेंट में भी उसमें से एक आध शेर कोट हुए हैं। इसमें कई संपादकीय जो होते हैं पत्रिकाओं, उनमें कोटेशन आया है, बहुत जगह उसको कोटेशन की तरह इस्तेमाल है। उसमें एक शेर आता है जैसे कि खंडहर पे इमारत तो नई हमने खड़ी की, पर भूल ये की नींव के पत्थर नहीं बदले। अरे वाह। अब ये हमने अपने, देखिए अंग्रेज़ों ने जो ब्यूरोक्रेसी बनाई थी वो हमें उन्हें गुलाम बना के रखना था, वो भारतीयों के प्रति उनकी कोई अच्छी राय नहीं थी, तो उन्होंने इतनी जटिल व्यवस्था बनाई। अभी आप देख रहे हैं कि वो बैंक पहुंच गया अपनी बहन का कंकाल लेकर के, भाई सबूत देने के लिए। क्या हमने कितनी वही हम आज़ादी के 75 साल बाद भी उसी व्यवस्था को ढोए जा रहे हैं, उस सिस्टम को, उसी ब्यूरोक्रेसी को। तो ये वहाँ नहीं होता। मैं तो इंग्लैंड 2 बार गया हूँ, वहाँ तो कोई बीपीएस नहीं होती, मतलब ब्रिटिश पुलिस सर्विस, यहाँ उन्होंने आईपीएस बनाई, वहाँ नहीं होती। वहाँ तो एक कांस्टेबल जो अपॉइंट होता है, वो लंदन में पुलिस कमिश्नर बन जाता है, उसको एक एक चीज़ का ज्ञान होता है, एक एक गली का ज्ञान होता है। तो वो सिस्टम अंग्रेजों ने वहाँ नहीं लागू, जी यहाँ लागू, क्योंकि उन्हें यहाँ पे भारतीयों को दबाना था, उनको गुलाम बना के रखना। तो वो पहली गज़ल उसमें उस तरह की है। हाँ, और मैंने देखा ये 7वीं गज़ल है इसमें। जो भी है मतलब, हाँ उसमें है, लेकिन 7वीं या 8वीं है, वो दर्द वो बदहाली के मंजर नहीं बदले, बस्ती। या फिर ये है कि पूरा परिवार एक कमरे में, कितने संसार। हाँ, ये गाई गई है और एक एल्बम में है। जी। वो शकील अहमद हैं गायक, तो उन्होंने इसको गाया है। और ये एक पॉलिटिकल ये भी है कि खूब नारे उछाले गए, लोग हाँ ये गए। जी, ये डॉक्टर कन्हैयालाल नंदन जी ने वो एक श्रृंखला चलाए थे, मेरी पसंद की कविताएं, तो उसमें उन्होंने छापा था। और इसके भी बहुत जगह पे कोटेशन की तरह इसमें से शेर इस्तेमाल हुए हैं। और अब ये ताज़ा अंधेरे जियो, कल के बासी उजाले गए, हमारे जीवन मूल्य हैं। तो ठीक है, साइंस की तरफ से बहुत सारी सुख सुविधाएं तो आ गई, लेकिन हमारे जीवन मूल्य जो है सब नष्ट होते जा रहे हैं। जी। हाँ, लेकिन इस संग्रह में बहुत सारी ऐसी कविताएं हैं। लोकतंत्र का खेल है, या लोकतंत्र का विचित्र खेल था। पहले दृश्य में सदन में गुस्से से चीख रही थी एक आवाज़ की सरकार बिल्कुल नाकारा है, वह नहीं रोक पा रही, रोज़ रोज़ हो रहे नरसंहार। और एक दबी दबी आवाज़ पढ़ रही थी अफसरों द्वारा तैयार रस्मी वक्तव्य की सरकार उठाएगी सभी कदम इसी बीच। इसी बीच 1,000 करोड़ की, अब 1,000 करोड़ को कई हज़ार करोड़ कर लो। हाँ, एक महोत्सव राष्ट्र भर में, और अब दूसरे दृश्य में बदल गई थी आवाज़ों की स्थिति। आपने इसमें इस चीज़ को बहुत तरीके से पेश करने की कोशिश की कि भाई कैसे सरकार लोगों की आवाज़ों को दबाने की कोशिश करती है, लेकिन वो संसद में भी कैसे आवाज़ों को दबाती है। वो इसलिए क्योंकि वो अपनी योजनाओं का इतना भारी भरकम जंजाल आपके सामने पेश कर देगी कि आप उसी में उलझ के रह जाएंगे। जी, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें एक खुशनसीबी कविता आपने पढ़ी, आप जिक्र भी कर रहे थे। अब वो भी क्या है, देखिए मतलब वही सिस्टम जो है हमारा। अब मैं 12 जब जिस वक्त 10 देशों में जा चुका था भारत सरकार की तरफ से, अब मुझे व्यक्तिगत चूँकि जाना था बेटी के पास, तो मुझे पर्सनल बनवाना था, ठीक है। जब इतना सब कुछ उसमें लगा है, सब कुछ था, फिर लेकिन उसने मेरे फॉर्म में कुछ ना कुछ निकाल लिया नुक्स। और वो इस बात पे अड़ा था कि नहीं वो मतलब ऐसा, और हुआ। अब उसका समाधान कैसे हुआ, मैंने कहा कि वो एक उनके अफसर जो है घूमते टहलते आ गए और मुझसे पूछते हैं आप दूध लेने आते हो? मैंने कहा हाँ। अरे भाई इनका बनाइए ना, क्या है वो, तो अब वो हो गया, इतना बड़ा ऑब्जेक्शन खत्म भी हो गया। मतलब एक सिस्टम इतना अजीबोगरीब है आपको कि सारे कानून कायदे एक पल में बदल भी जाते हैं। मतलब अगर वो ताकतवर है और रईस है तो वो सारी व्यवस्था फिर आपके अनुकूल ढल जाती है। जी। नहीं, जैसे आकाशवाणी में आपने बहुत लंबा समय बिताया, पूरा बहुत सारे चैनल आपने चलाए आकाशवाणी के, बहुत सारी
कविताओं से लेकर संगीत से लेकर तमाम क्षेत्रों में संस्कृति को खास तौर से आपने बहुत समृद्ध किया आकाशवाणी में रहते हुए। अब आफ्टर रिटायरमेंट उसके बाद से जिस तरह से आपने मंचीय कविताओं के अलावा ये जो आपका साहित्य सृजन है वो आप अगली आपकी जो योजना है इस किताब के बाद वो किस दिशा में आप सोच रहे हैं? नहीं, अभी लिखने को इतना कुछ पड़ा है, मेरे बहुत सारी लघु कथाएं, और लघु कथाएं मज़े की बात यह है कि जब सारिका जैसी पत्रिका चलती थी, जब बंद हुई तो उसमें छपी बहुत सारी। दरअसल हुआ क्या कि अच्छा, व्यंग मेरी श्रृंखला चल रही है एक राष्ट्रीय अखबार में, हर हफ्ते मेरा एक व्यंग आता था। जी। अब वो व्यंग की धारा फिर वो धीरे धीरे हुआ क्या कि जैसे जिस दिन से मैं आकाशवाणी आया तो आप जानते हैं कि मैंने सिवाय माता पिता की मृत्यु और एक आध अपवाद होगा, मैंने कभी पूरे जीवन छुट्टी नहीं ली 35 साल। अब ये था पागलपन, जुनून था कि में सारी व्यवस्था मतलब बदल जाए, सारे जो है वो दहेज प्रथा मिट जाए, सांप्रदायिकता मिट जाए, तो वो एक अजीब सा हाँ, जो एक आदर्श तो मैं सोच कभी होती है, हाँ तो युवा मैं कभी अवस्था में। उस तरह से कभी सम्मेलनों में जाना मेरा रुक गया, लिखन पढ़ना, जिस तरह छपना अपना, वो भी बहुत सीमित। मैं अपना पूरी तरह 24 घंटे समर्पित रहा अपने ब्रॉडकास्टिंग में। ठीक है, तो उस वजह इसलिए अभी काम तो सच्ची पूछो तो अभी एक मतलब संस्मरणों का संग्रह आए, मतलब योजना है। फिर हमारे जो ये विधाओं का मैंने एक मिशन चलाया है कि विलुप्त हो रही विधाओं को बचा लिया जाए, तो उस पर तो जैसे मैं एक पाठशाला चलाई ऑनलाइन, मतलब एक किसी संस्था के लिए निःशुल्क, और वो हर हफ्ते किसी एक विधा को लेके उसका सारा व्याकरण बताना। वो अब जैसे उदाहरण के लिए अगर मैंने माहिया लिया है, माहिया विधा ली, तो उस विधा की वजह से आज की तारीख में सैकड़ों लोग माहिया लिख रहे हैं, और वो लोग लिख रहे हैं इससे पहले उन्होंने माहिया का नाम भी नहीं सुना था। बड़े बड़े साहित्यकारों, मुझे फ़ोन आया, मैंने किसी जगह उन्होंने कहा मुझे आप तो माहिया एक विधा है वो सुनाते हैं, सुना दीजिए। भोपाल का कोई हिंदी भवन का कार्यक्रम था, तो बहुत बड़े साहित्यकार, उनका फ़ोन आया कि अरे भाई मैं तो चौंक गया, ये विधा मैंने कभी सुनी नहीं थी। तो कहने मतलब ये है कि बहुत सारी, तो एक वो विधाओं पर एक किताब, और पब्लिशर बेचारे मांग मांग के परेशान हैं। अब मैं थोड़ा आलसी हूँ, मानता हूँ। नहीं आलसी नहीं है, अच्छा है कि सोच समझ के काम करते हैं। तो और वो भी एक इसमें किताब आनी विधाओं है के बारे में एक जैसे संस्मरणों का। आप देखिए जो व्यक्ति 7 राष्ट्रपतियों और 11 प्रधानमंत्रियों से मिला हो और जिसने मन की बात शुरू की हो हाँ, मतलब उसमें मैं जी उसमें जुड़ा था, तो मतलब और इतने लोगों से मिला हो, तो बहुत संस्मरण, तो मेरे खजाना भरा पड़ा है वो इस किताब, उसके लिए भी बहुत मांग है हमारे प्रकाशकों की तरफ। तो अभी काम तो बहुत होना है, और भगवान ने चाहा अगर वो एक जिस तरह चीज़ें बदल रही हैं, मतलब ना हमारे देखते देखते दुनिया बदल रही है। हम तो गांव से आते हैं, तो अब कहीं आप वो चीज़ें कल्पना से बाहर हो गई। हमारे गांव में, हम अपने गांव की बता रहे हैं, वो आम लेकर के खड़े हो जाते थे, और जो ट्रक निकल रहा है उसको रोक लिया, भैया आम खाए जाओ बस वाला निकला, वो रोक लिया, भैया थोड़ा आप। तो हमने वो जीवन में बच्चे थे तब ये सब देखा है, कैसे हमारा पूरा देश, हमारे सारे जीवन मूल, यानी ये ऐसा दौर आ गया जिसमें घृणा, मैंने कविता भी है मेरी साहित्य अकेडमी में सुनाई थी, ये ऐसा दौर इसमें घृणा सम्मानित है, जिसमें झूठ सम्मानित है, फरेब सम्मानित है, विकृति सम्मानित हो रही है। तो कहाँ जाएंगे हमारी, जिसके लिए हम विश्वगुरु मतलब माने जाते थे या माने जाना चाहिए, तो वो किसकी वजह से? गौतम बुद्ध की वजह से, महावीर स्वामी की वजह से, गुरु नानक की वजह से, महात्मा गांधी की वजह से। वो सारा हम अपने आँखों से तहस नहस होता जो देख रहे हैं। तो एक उपन्यास तो ज़रूर लिखना है, ये जो ट्रांजिशन हुआ है और जिस तरह बदलाव आया है, परिवार जिस तरह टूटे हैं, मतलब इतना कुछ हुआ है, तो वो कहीं मतलब वो, चूँकि अब मैं चौंकता हूँ, मैं युवाओं को देखता हूँ न, उन्हें राम कथा का कुछ पता है, इसलिए वो कोई भी राम कथा लेके शुरू हो जाता है तो उसके बड़े मतलब कारोबार चल निकलता है। अब वो राम कथा में कर क्या रहा है वो एक अलग बात है। तो मतलब ऐसा है कि मुझे लगता है कि नहीं, मेरी छटपटाहट होती है कि सच्चाई कहीं ना कहीं दर्ज हो जाए। मतलब ये पिछले कई सालों से जी जो आप तो आकाशवाणी में लंबे समय से रहे हैं जी, और आपको रिटायर हुए भी 10 साल से ज़्यादा हो गया। हाँ, तो इस दौरान जो इस दशक में जो बदलाव आपने देखा, महसूस किया,
चाहे वो राजनीतिक तौर पर हो, सामाजिक तौर पर हो, जो तमाम संस्थाएं हैं उनके तौर पर हो, लेखन के क्षेत्र में हो, एक ओवरऑल जो सिनेरियो है, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? सिर्फ सीधे सीधे इस सरकार को, या मतलब हम और आप जैसे जो लोग हैं जो बोलना चाहते हैं बोल नहीं पाते, ये जो बेबसी है ये क्यों है, क्या है इसके पीछे? देखिए, वो सीधी सी बात है कि बिल्कुल इसमें एक मतलब बड़ी जटिल सी एक प्रक्रिया है। तो अब भाई देखिए, मैं युवा था और थ्रू आउट फर्स्ट क्लास था, टॉपर था, नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप थी, आईएएस में जाने का लक्ष्य था। लेकिन जब आपातकाल लगा, मैं एमएससी करके निकला था, 75 में एमएससी की मैंने कंप्लीट हुई। उस दौर में आपातकाल के विरोध में दर्जनों जगह मैंने कविताएं सुनाई, क्योंकि मुझे कोई मतलब नहीं किस पार्टी की सरकार है और क्या सर, मेरे लिए सिर्फ देश है, देश के लोग हैं, ये व्यवस्थाएं हैं, आम आदमी का दुख दर्द है समाज का, तो मेरा तो सिर्फ उतना ही है। तो मैंने ये जो अब देखा माहौल सारा, मतलब किस तरह, तो अब लोग नहीं बोलते उस वक़्त तो, और एक मुझे लगता है एक हवा चलती है। मसलन जब एक हमारे प्रधानमंत्री थे और उनको चुप रहने का एक वो लगता, तो मैं देखता एक मामूली सा एक तुकबंदी करने वाला कवि, वो भी कुछ ना कुछ इस तरह का बेहूदी, मतलब मंच पे हज़ारों की भीड़ वो कर, एक हवा सी चल गई थी वो। और वो तो मतलब मैं तो मिला भी उनसे 2 बार, है ना, कि भाई क्या कितने विद्वान आदमी और कितने, और बहुत कुछ किया उन्होंने देश के लिए। बाद में उनके मृत्यु के समय ये सब चीज़ें लोग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बुद्धिजीवी भी जिम्मेदार है। जो मीडिया को देखिए, मीडिया की क्या हालत बन गई। मीडिया को तो भाई सवाल करने चाहिए, सत्ता से आंख मिला करके, और वो मीडिया अब वो लीपापोती करती है। मतलब जो जैसे राजा लोग रखते थे ना, कि कोई राजा के मुंह से कुछ भी निकल जाए तो वो कुछ ना कुछ वो उसको वो कर देते, तो दरबार में से लोग होते थे। अब उस तरह का माहौल बन गया। तो एक ऐसा कुछ क्या बताएं कैसी हवा चली। अब सरकार को तो हम इसलिए कह सकते हैं कि सब चीज़ें शुरुआत तो वहीं से होती है। सारी चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, और वो उसमें समाज फिर उसी तरह। अब भाई आम लोग जो हैं, मैं ये देखता हूँ, वो तो वही चैनल देखते हैं, ठीक है। हमारे जैसे जो बुद्धिजीवी हैं और लोग हैं, हम तो चैनल वैनल नहीं देखते। सच बात ये है कि उसमें क्या देखें, और वही, क्योंकि उसमें कहीं गंभीर विषय कभी उठाए नहीं जाते। हमने तो कोई, देखिए सबसे, जैसे हमारे देश में 1.25-2 लाख के आसपास लोग सड़क पे ही मर जाते हैं। अगर 25-30 देशों, छोटे देशों की आबादी मिला लें, उससे ज़्यादा लोग तो सड़क पे मर जाते हैं। जितने युद्ध हमने लड़े उससे कई गुना। उस पर कभी चर्चा सुनी आपने? मैंने तो 96 में 96 में डॉक्यूमेंट्री बनाई थी इस पर, और बहुत सारी व्यवस्थाएं क्या क्या हैं, कैसे। हाँ, लेकिन वो तब जो आज़ादी थी काम करने की, लिखने पढ़ने की, वो आज़ादी अब पूरी तरह खत्म हो गई, या फिर लोग डर से सिमट गए? नहीं, डर से सिमट गए। डर से मैंने लोग अन्यथा तो बताते हैं, जैसे मिलते हैं, कार्यक्रम होता है, तो वो मतलब ये तो कहेंगे कि अब मैं कोई बड़ा क्रांतिकारी काम थोड़ी कर रहा हूँ। मैं यही पहले भी कर रहा था। अभी भाई मैं तो जो देखता हूँ, महसूस करता हूँ, उस पर लिखता हूँ। अब वो कहाँ, मेरे को मतलब नहीं कि सरकार किसकी, दल कौन सा, ये क्या लेना देना। हम अपने जो देखते हैं मानवीय संवेदनाओं को लेकर के, अपने देश की चिंताओं को ले, वही लिखते हैं। बट दूसरे लोगों को मैं देखता हूँ कि वो उनसे मतलब ये कि वो नहीं आवाज़ उठाते कहीं भी। वो महसूस कर रहे हैं, तकलीफ है उन्हें भी, लेकिन अब वो क्या पारिवारिक मजबूरियाँ, क्या मजबूरियाँ हैं, ये रोज़ का काम। मैं तो रोज़ कार्यक्रमों में ही रहता हूँ। तो लोग ये इतना डरे हुए हैं, कैसे डर का वातावरण की कमाल ही है। वही मैं जानना चाहता था। ये जो डर की स्थिति है, इसमें आपका जो ओरिजिनल क्रिएटिविटी आपकी है, जो आप लिखना चाहते हैं, जो आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, वो नहीं कर पाते हैं, नहीं कर सकते, या कर पाते हैं तो उसको आप करते नहीं हैं, डर से कि पता नहीं क्या हो जाए। ये जो आशंका घुस गई है मन में, जी। तो क्या ये आपको लगता है कि ये सरकार जो है रचनात्मकता से डरती है? जाहिर है कि वो स्वाभाविक रूप से है, क्योंकि हमने ये सब देखा है ना कि भाई कई दफे जो अब वो खास तौर से जो प्रतिरोध का साहित्य जिसको कहा जाता है। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि देखिए आपातकाल में तो ठीक है, आपातकाल था, सेंसरशिप थी, लेकिन जो लोग उस पार्टी से जुड़े थे जिन्होंने आपातकाल लगाया, जिस दल ने,
हमने उन और पदाधिकारी थे, पर उनसे कभी आपातकाल के समर्थन की कोई कविता हमने तो नहीं सुनी। नाम लेना चाहें तो बाल कवि बैरागी, या वो विट्ठल भाई पटेल, या अपने वो जो महासचिव क्या थे जिन्होंने मगध वो महाकाव्य लिखा अपने वर्मा जी, तो नहीं कहीं, क्योंकि लेकिन अभी एकदम से जैसे ये ऐसा परिदृश्य बदला है कि लोग, अच्छा जैसे एक उदाहरण तो लोग तुरंत दे देंगे, मान लीजिए किशोर कुमार के गानों पे प्रतिबंध लगा, आकाशवाणी से नहीं आए वो, ठीक है, अब अंदर अंदर खाने जो भी हुआ हो, लेकिन किशोर कुमार के घर पे छापा नहीं पड़ा। किशोर कुमार के जहाँ शो रहे तो उन पर कोई रोक नहीं किसी ने लगाई। अभी तो लोगों के, बुद्धिजीवियों के, उनके कोई व्याख्यान होना है वो कैंसिल हो जाता है, कोई वो हास्य व्यंग वाले मतलब जो लाफ्टर शो है वो रुक जाता है, या उसमें तोड़फोड़ हो जाती है। ये स्थितियां को बहुत भयानक, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाना या कंट्रोल करना, ये उन्हीं के लिए घातक है जो ये करते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है, क्योंकि क्या होता है कि जो आक्रोश है वो अभिव्यक्ति हो जाती तो वो जमा नहीं हो पाता, वरना वो किसी ना किसी दिन, फ्रांस में हमने क्या देखा था, फ्रांस में लोग परेशान थे, अब महारानी ने कह दिया कि अरे भाई रोटी नहीं तो केक खा लो, तो फिर क्या हुआ, फिर जनता ने जिस तरह जो किया है वो सब, फ्रांस की क्रांति हम सबके सामने है। तो वो स्थितियां नहीं आने, जो नीरज जी का, अच्छा मैं ही कोई नहीं कि बड़ा मैंने पराक्रम कर दिया आपातकाल में, जितने मतलब नीरज जी जिसने भी शब्द की, वो मैंने सुनाते थे, जिसने भी शब्द की आज़ादी पे डाला डाका उसको इतिहास ने फेंका सदा जूठन की तरह सुनाते थे, और लोग सुनाते थे, बहुत सारे कवि जो है। तो ये मतलब सरकार के ही हित में है कि भाई जो अब हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र है, ये और मजे की बात है, तो हमें तो एक आदर्श होना चाहिए। हमारे देश में अगर अंकुश लगे अभिव्यक्ति का पर, तो इससे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हो नहीं सकता, और इसका खामियाजा देर सवेर जो भी सत्ता, देखिए आपातकाल में फिर क्या हुआ, इंदिरा गांधी कोई मामूली नेता थी, इतनी ताकतवर नेता थी, खुद भी हार गई इलेक्शन, है ना, वो हुआ ना, ये सब हमने देखा, जनता सरकार बनी। तो ये एक असली ताकत तो जनता में ही है। अभी हंगरी में क्या हुआ देखिए आखिरकार, या और हमारे पड़ोसी देशों में क्या हुआ। तो वो स्थितियां किसी देश में अगर ये होता है कि भाई अगर उनको अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं मिल रही है किसी को भी, अब कार्टूनिस्टों पर भी कार्रवाइयाँ हुई हैं, तो ये सब नहीं होना चाहिए। मतलब ये दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण, और हम तो आदर्श होना चाहिए पूरी दुनिया में। लेकिन आप इंडेक्सेस देखिए ना आपको कि पत्रकारिता के इंडेक्स में हम कहाँ हैं, ठीक है, ये कितनी दुर्भाग्य की बात है भाई। हम वो खुशहाली के इंडेक्स में हम कहाँ हैं, हम हंगर इंडेक्स में कहाँ हैं, हम डेमोक्रेटिक इंडेक्स में कहाँ हैं, तो पूरी दुनिया भी तो देख रही है आपको बात ही। अब वो देखिए वो ज़माना नहीं रहा। मैं अमेरिका में अब पिछले 2 साल से तो अमेरिका ही, कभी 6 महीने, कभी 4 महीने, कभी 2 महीने, कभी कोई बिटिया की वजह से, अब वहाँ पर कोई चीज़ मतलब यहाँ होती है, अब आज ये ज़माना है उसका, व्हाट्सएप और इस सब का, सोशल मीडिया का, तुरंत पूरी दुनिया में फैल जाती है, फिर वो हमारे तो कितनी बदनामी होती है। मैं एक उदाहरण दूँ आपको, वेनेजुएला गया हुआ था, पूरे भारत से मैं ही गया था विश्व कविता महोत्सव में, वर्ल्ड पोएट्री फेस्टिवल में। तो हम लोग को, सारे कवियों को अलग अलग प्रदेशों में भेजा गया कि वहाँ के जो साहित्यकार हैं, लेखक कवि हैं, उनसे इंटरेक्ट किया जाए। तो हमारे हिस्से पड़ा एक बर्गर स्टेट कहलाता था, हमें ले जाया गया बर्गर स्टेट। तो वहाँ महिलाओं की एक संस्था थी, तो सारी वो कवित्रियाँ, लेखिकाएँ थी वहाँ पे। अब उसमें से एक लेखिका खड़ी हो गई, कहती हमने सुना है कि भारत में वो पति जो है अपनी पत्नी को कुएं में ढकेल देता है। इतना अजीब। अब सारी महिलाएं सुन रही हैं बैठ के, कितना मतलब आपको अपने देश के बारे में कोई ऐसी बात करे तो कितनी तकलीफ होती है। मैंने कहा कोई कहानी कहीं से कुछ आपने कहाँ पढ़ लिया, कहाँ सुन लिया, पता नहीं भाई, हम लोग तो ऐसे। फिर उन्हें बताना पड़ा कि हम लोग तो, हमारे तो तलाक शब्द ही नहीं हमारे इसमें, तो संस्कृत हिंदी में कहीं हम तो जानते ही नहीं, हम तो 7 जन्म का रिश्ता बना के रखते। वो सारा उन्हें वो बताना पड़ा जब बोल एक लंबा, तब उनकी समझ। मेरे कहने के तात्पर्य ये, उस महिला ने, उस लेखिका थी, वहाँ की बड़ी लेखिका थी, कहीं से कुछ सुन लिया होगा तो उसके दिमाग में ये बैठा हुआ था। ठीक है, अब हमने वहाँ कार्यक्रम था तो हमने उसको ठीक भी कर दिया, मान लो। अभी लोगों को जिस तरह के वीडियो पूरे देश दुनिया में पहुँचते हैं, और वो जब हमारे भारत की स्थितियाँ देखते हैं कि ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, इस तरह के अपराध हो रहे हैं, इस तरह की हिंसा हो रही है, इस तरह की, या मतलब हम सबसे बड़े लोकतंत्र होकर के और किस तरह से आवाज़ों को मान लीजिए दबाया जा रहा है, कुछ हो, तो ये एक गलत संदेश जाता पूरी दुनिया में। हमें एक आदर्श होना चाहिए, उससे हमारा सम्मान बढ़ता है।
हमने गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पूरा नेतृत्व किया है भाई, 100 देश उसमें शामिल थे। जी हाँ, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है निश्चित रूप से, लेकिन इसके बावजूद एक बहुत बड़ी संख्या है लेखकों की, रचनाकारों की, पूरे देश भर में अगर आप देखें साहित्यकारों की। खेमेबाजी वगैरह की बात हम इसलिए नहीं करते क्योंकि वो बहुत लंबे समय से इस क्षेत्र में है ही और आगे भी शायद रहेगी। ये व्यक्तिवाद का संकट है कि हर आदमी व्यक्तिवादी है, उसे लगता है कि उससे बेहतर कोई है ही नहीं और उससे अच्छा कोई लिखता ही नहीं है। ठीक बात है। तो ये जो है ये समस्या है। लेकिन बावजूद इसके जितने भी इतनी बड़ी कम्युनिटी है भारत के साहित्य और संस्कृति की, इतनी बड़ी, बावजूद इसके इसमें जो विरोध का स्वर है लोगों में क्यों नहीं उठता और क्यों लोग महिमा मंडन पे ही आ जाते हैं। और आज के दौर में जबकि ये बेहद ज़रूरी हो जाता है कि एक मजबूत सांस्कृतिक आंदोलन खड़ा हो और जिसमें ये सारे जो कवि और साहित्यकार लोग हैं वो सामने आए, वो क्यों नहीं आ पाते? नहीं, देखिए धीरे धीरे वातावरण बदल तो रहा है, लोगों की समझ में भी आ रहा है, तो लेकिन वही दो ही चीज़ें हैं, एक लालच और दूसरा डर। ठीक है, डर भी अपने आप में बहुत बड़ी एक वो है कि भाई हर आदमी चाहता नहीं कोई मेरे परिवार पे कोई संकट ना आ जाए, मेरे परिवार पे कोई आँच ना आ जाए। और ये एक सामान्य सी एक आदत है, भाई कोई गलत भी कह रहा है तो कोई एक साहस जुटा पाता है कि उसका विरोध कर दे। अब राज दरबारों में यही सब तो होता था, मतलब और क्या होता था कि राजा कुछ भी कर, राजा कह रहा कि आज मेरा मुकुट बहुत चमक रहा है, तो वो कहानी आपने अगर सुनी हो, मुकुट की तारीफ तो वो करो भाई, तब लग गए कि इसमें तो हीरे जैसा फला। फिर राजा कहता बड़ा भारी लग रहा, कोई उतार देगा, मेरा मुकुट पहना ही नहीं था उसने। तो वो कहने वाली वही बात है कि ये एक डर भी है उसमें और सुख सुविधाएं खो जाने। या तो ये आदमी सोच ले कि भाई हम अपना कर्तव्य, अब इस लोग कर, ऐसा तो नहीं कि लोग नहीं हैं, लोग हैं, जोखिम उठा रहे हैं, तकलीफ़ें उठा रहे हैं, लिख रहे हैं, कोई नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं, कोई नाटक कर रहे हैं, कोई लिख करके कर रहे हैं, कोई बोल करके कर रहे हैं। ऐसा नहीं है ये तो कि जिस दिन ये प्रतिरोध की आवाज़ ख़त्म हो गई तो हम क्या मुर्दों के देश बन जाएंगे? नहीं, मुर्दों का देश तो कभी नहीं बनेगा, कोई देश नहीं बनेगा। बड़े से बड़े तानाशाह हो, बड़े से बड़ी तानाशाहियों में, और फिर भी लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण तो बाकी बनी रहती है, हमेशा रहती। जी, अफगानिस्तान में एक दौर आया तो वहाँ लेकिन पता चला कि चुपचाप से वो महिलाएं बच्चियों को पढ़ा रही हैं, फिर भी तमाम सारे ख़तरे उठा करके। ये हर देश में होता है, हर देश में होता। और जैसे अभी हंगरी में हुआ है, तो कोई कल्पना कर सकता था कि हंगरी का शासक जो है इतनी बुरी तरह से, क्योंकि उसने विरोध को पूरा ख़त्म कर दिया, पूरा मीडिया अपने कब्जे में ले लिया, मतलब कहीं तो फिर क्या हुआ? लेकिन फासीवादी जो चरित्र है सत्ता का, वो बहुत लंबे समय तक नहीं चलता, कहीं नहीं चल सकता, कभी नहीं चल सकता। अब जब मतलब कोई हो, कहीं इतिहास उठा के देखिए, दुनिया का इतिहास उठा के देखिए, तो आखिरकार सारी शक्ति तो जनता में होती है। और भारत के संविधान में तो लिखा है वी द पीपुल ऑफ इंडिया हम भारत के लोग। तो भारत के लोग जो है बड़े, मतलब ठीक है, दौर आते हैं, एक कोई ख़ास दौर आया, एक चल निकला, एक दौर ठीक है चल निकला, लेकिन वो ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन वाजपेयी जी, आजकल जो स्थिति है पूरी दुनिया में, ख़ासतौर से जो आजकल युद्ध है जी 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 इजराइल ईरान वाला, इसको लेकर के काफ़ी, और अमेरिका का जो रवैया है पूरी दुनिया को लेकर के, और ख़ासतौर से भारत को लेकर के, जी जी जी, ऐसे में बहुत सारे कवियों ने युद्ध पे बहुत सारी कविताएं भी लिखी हैं। कुछ जाहिर सी बात है कि आपने भी लिखी होंगी निश्चित रूप से, और लिखते रहे होंगे, बेशक अभी आपको याद हो ना हो थोड़ा बहुत। तो अगर कुछ पंक्तियां याद हों तो हमारे दर्शकों को जरूर देखिए, नहीं मैं बताता हूँ। वो पिछले दिनों वो युद्ध पे मैंने कोई 15-20 हाइकू लिखे, कुछ माहिया लिखे, कुछ दोहे लिखे, तो वो तो आप उनसे बच नहीं सकते। मैं एक दो जो है हाइकू आपको सुना देता हूँ। दो जी जी जी, करीब 20-25 हाइकू थे और उसके अलग अलग संदर्भ थे। मैं दो ही सुनाता हूँ आपको। दर्शकों को मैं बता दूं कि हाइकू एक ऐसी विधा है जिसमें 3 पंक्तियों में आप बहुत सारी बातें सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो हाइकू 3 पंक्तियां कहने में तो बहुत बड़ा हो जाता मामला। सिर्फ 5 अक्षर एक में, 7 अक्षर एक में, 5 अक्षर एक में, हाँ, तो 17 अक्षरों में आपको अपनी बात कहनी है। दुनिया की सबसे छोटी विधा है ये कविता की। तो एक हाइकू तो ये कि लाखों मुर्दों ने
लाखों मुर्दों ने युद्ध से पूछा प्रश्न, मेरा कसूर बताइए। जी। और एक ये बताइए, वो श्रृंखला थी पूरी। जैसे एक ये देखिए, गिरा स्कूल पे, इसमें आधा अक्षर माफ होता है और मात्राओं को नहीं गिनते होते नहीं। गिरा स्कूल पे, रोया खुद ड्रोन भी। गिरा स्कूल पे, रोया खुद ड्रोन भी, मरे जो बच्चे। क्या बात। तो इस तरह के बहुत सारे पहलू थे। वही देखिए, देर सबेर क्या हो रहा है, इतना आपने बर्बादी कर ली, इतने बम गिरा लिए, इतने मिसाइल गिरा ली, इतनी बस्तियां ध्वस्त कर दी, इमारतें खंडहर बन गई 2 मिनट में। 165 बच्चे, स्कूली बच्चे बेचारे, अपने भविष्य का सपना देख रही बच्चियां, मार दिया आपने उनको। इतनी क्रूरता, इतनी। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, वो भी मेरे कहीं दोहा भी है, कहीं हाइकू भी है, ये भी है कहीं। आखिरकार तो बातचीत से ही सुलझेगा ना मामला। दुनिया के जितने युद्ध लड़े गए, चाहे वो 20 साल लड़े गए, चाहे 50 साल लड़े गए, आखिरकार एक बातचीत से ही चीजें हल हुई। और इसी में हम आपको याद दिलाते हैं आपके पहले कविता संग्रह का जो शीर्षक है और जो कविता है, खुशबू तो बचा ली जाए। निश्चित रूप से ये बहुत ही उम्मीद भरी कविता है, खुशबू तो बचा ली जाए। जी जी, बहुत सारी चीजें उसमें तो हमारे भाई वो भाई इतने बड़े विचारक थे वो। अन्ना मेरा मतलब वो ओशो ने तो पूरा प्रवचन ही दे डाला। वो एक शेर की व्याख्या करके, जो हमने भी कल्पना नहीं की थी। और ये जो ये गज़ल संग्रह आपका है, अशकों से लफ्ज़ों तक। जी जी जी, इसके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि हाल में ही अभी ये आया है। हाँ, अभी कुछ ही दिन पहले। इसमें जो है ना, ये पिछले 4 साल के करीब की गज़लें हैं, सारी की सारी 3-4 साल की। तो एक असली जो गज़ल संग्रह भी आना बाकी है, वो मैंने छोड़ रखा है। तो क्योंकि आप दुष्यंत से बहुत प्रभावित रहे हैं। नेचुरली, मैंने बताया ना कि वो अगर दुष्यंत जी का वो सारिका में नहीं प्रकाशित होता विशेषांक, तो मैं पता नहीं गज़ल में आ पाता, नहीं आ पाता। क्योंकि मुझे वही लगा कि भाई आप दो, अच्छा, और जिस तरह का वातावरण था आपातकाल में, तो वो उसमें इसीलिए तो दुष्यंत इतने बड़े मतलब अमर हो गए, इसीलिए अमर हो गए। और उनके साय में धूप के 100 से ज़्यादा संस्करण निकल चुके हैं। छोटा सा वो छोटी सी किताब है। तो वो तो मेरे लिए एक रास्ता बन गई ज़िंदगी, मतलब कविता का एक बहुत बड़ा। और फिजिक्स की वजह से कि भाई आप फार्मूले में 2 पंक्तियों में कोई बात कह देते हो। फिर गज़ल के साथ ये है कि दुनिया की किसी कविता की विधा में ये संभावना नहीं है, ये जो इसमें है कि भाई आप एक शेर अध्यात्म को, एक राजनीति पे को, एक प्रेम पे को, एक समाज पे वगैरह वगैरह। तो इसमें जो है स्वर मेरा वही है। लेकिन ठीक है, जो खुशबू तो बचा ली जाए में दुष्यंत जी की जो उसी से मैं प्रभावित था, उसमें उस तरह का स्वर ज़्यादा था। लेकिन इसमें, इस संग्रह में की गज़लों में आपको ज़िंदगी के जो भी पहलू हो सकते हैं जी, वो इसमें सारे मिलेंगे। आप कोई भी गज़ल उठाएंगे तो खाली व्यवस्था का विरोध और वो सब नहीं है, वो उसमें ज़्यादा है। क्योंकि स्वाभाविक है, दुष्यंत जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित था, तो उसमें उस तेवर की, उस तरह की कविताएं बहुत ज़्यादा थी। इसमें आपको जीवन के तरह तरह के पहलू मिलेंगे, इसमें सब प्रेम भी मिलेगा, वो स्वाभाविक है होना, और इसमें व्यवस्था भी मिलेगी, व्यवस्था का विरोध या प्रतिरोध, और तमाम तरह की जो आम आदमी के दुख दर्द हैं, वो इसमें सब मिलेंगे आपको। जी जी जी। और ये जो जगाते हैं, ये लेखों का संग्रह है। और जी जी जी, तो इसमें करीब कितने 35 के आसपास शायद लेख हैं इसमें, या 30 लेख हैं। वो मैंने देखा, इसमें राम जो जगाते हैं पे भी आपने लिखा है, राम पर भी आपका कुछ। इसमें यही, अच्छा, लेखों में भी वही सारी बातें हैं कि भाई हम भगवान राम को इतना करते हैं, कहाँ राम के आदर्श कहाँ हैं। एक कोई मतलब आपस की बातचीत से उनको खबर दे दी जाती है तो वो सीता का परित्याग कर देते हैं। उसने तो कोई कहीं बयान तो नहीं दिया, वक्तव्य तो नहीं दिया था ना उसने, कपड़ा धोने वाले ने। उसने खाली आपस की बातचीत की थी, अपनी पत्नी से कुछ कह रहा था और जासूसों ने जाके बता दिया जो कथा है। और अब आप देखिए कि आप मतलब बरसों बरस प्रोटेस्ट चलता है, हज़ारों लोग जुटे रहते हैं और सत्ता सुनती नहीं है, उनकी नहीं सुनती जिन्होंने देश का गौरव ऊंचा किया है, आपके ओलंपिक से मेडल ले लेके आए हैं। तो ये अब राम का आप आदर्श लेते हैं, जहाँ वो एक व्यक्ति की, उसने तो कोई वक्तव्य तो कहीं दिया नहीं था, ना कहीं किया था, और वहाँ से एक कि भाई एक व्यक्ति के मन में भी ऐसा विचार आया तो क्यों, अग्नि परीक्षा भी ले चुके थे वो राम सीता की।
तो यही मतलब कि राम की बात आप करते हो, राम के आदर्श कहाँ मानते हो? इतने झगड़े भाई में कितने आज झगड़े चल रहे हैं, पति पत्नियों के मुलाकात वही मैं कितने देख रहा तलाक चल था, रहे हैं। वही देख रहा था कि इसमें जो आपके लेखों के संग्रह हैं, जी जी जी। उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो भारत की जो सामाजिक व्यवस्था है या जो सरकार है या फिर पूरा का पूरा सिस्टम है, ये हाँ उस पूरा पे आपने कुछ भी आपने बहुत मतलब सारे छोड़ा इसमें नहीं इसमें, हाँ, महिला बच्चों की स्थितियाँ, सशक्तिकरण से महिलाओं की स्थितियाँ, बुजुर्गों की स्थितियाँ, साहित्य की स्थितियाँ, हिंदी पाठकों की कमी, सब कुछ है सब इसमें। है। जी जी, वही वही वही। तो ये आपका लेखन का क्रम जारी रहे, हम तो ये उम्मीद करते हैं, और लगातार आप अच्छी अच्छी कविताएं, गज़लें या जो तमाम विधाएं हैं कविताओं की, 12 विधाएं जो आपने जिस पर अब आप तो काम कर रहे हैं, बढ़ गई अब तो अब वो तो और 25-30 के आसपास पहुंच बताइए, गई। अब तमाम विधाओं को आप फिर से पुनर्जीवित करें या फिर लोगों को उत्साहित करें कि भाई आप इस विधा को मरने मत दीजिए, जीवित रखिए, आगे बढ़ाइए और नई नई और भी विधाएं विकसित हों। हमारी बहुत शुभकामनाएं। वाजपेयी जी हमारे साथ आपने हैं। आमंत्रित किया, मैं डीबी लाइव का बहुत आभारी हूँ। और ये भी यहाँ पर बताना बहुत ज़रूरी कि जब हम अमेरिका में थे तो हम सो के उठते तो हमारा पहला काम होता था डीबी लाइव पे समाज से कि भारत में क्या कुछ हुआ। वहाँ तो वो 24 जानते ही आप, दिन रात का चक्कर होता है। जी जी जी। तो बस ये होता था, और अब वो आदत में ऐसे शामिल है कि अब हम हर दिन डीबी लाइव जरूर देखते हैं। बिल्कुल। नहीं, बहुत अच्छी बात है। और कम से कम हमारी कोशिश रहती है कि भाई एक ऐसी जन पक्षधर पत्रकारिता को जीवित रखा जाए। बिल्कुल बिल्कुल। साहित्य नहीं, आप साहित्य को, ये इसको भी रेखांकित करना जरूरी है कि हमारे देश में 1000 चैनल है और कहीं से भी अपवादों छोड़ दे एक आधा हो, साहित्य का कहीं कोई जिक्र नहीं है। हाँ, तो इस वो कविता के नाम पे जो आता कूड़ा कबाड़ा पता नहीं क्या, वो तुकबंदियाँ, अब उसका क्या नाम ले हम, तो क्या कहें मतलब। पर लेकिन आप लोग साहित्य को लेकर के चल रहे हो, साहित्यकार भी आपके कहीं उसमें आते हैं सोच विचार में। किसी न्यूज़ चैनल के लिए ये एक उस न्यूज़ चैनल के एक सभ्य सुसंस्कृत होने का प्रमाण है। नहीं, ये देशबंधु की लंबी परंपरा रही है और निश्चित रूप से उसका एक रिफ्लेक्शन आपको इस चैनल में भी नजर आता है। तो बहुत धन्यवाद, बहुत वाजपेयी आभार, जी, बहुत अच्छा लगा आप आए। धन्यवाद।